जंगल में सर्द हवाएं चल रही थीं। कोमल चिड़िया अपने घर में एक अंधेरे कोने में बैठी कांप रही थी। इसकी नजर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो ठीक से देख भी नहीं पाती थी। इसका बेटा बबलू और बहू रानी अपने कमरे में मजे मजे से गरम गरम मकई के भुट्टे खा रहे थे। बबलू बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा दाना मिल सकता है? मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ए बुढ़िया, अभी सुबह का नाश्ता हजम नहीं हुआ, फिर मांगने लगी। मैं और बबलू दिन भर मेहनत करते हैं, तुम यहाँ बैठी मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती हो। ये लो सूखा दाना, लेकर जाओ और खामोशी से एक कोने में पड़ी रहो। ऐसा कहते हुए रानी सूखा दाना चिड़िया के आगे फेंक देती है। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोमल चिड़िया चुपचाप रोती हुई बाहर आ जाती है। घर के अंदर से चिड़िया के बेटे और बहू के हंसने की आवाजें बाहर आ रही थीं। अचानक तोता उड़ता हुआ वहां आता है। इसके पास एक अमरूद था। कोमल बहन, मुझे पता है तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लो, ये अमरूद तुम खा लो, शायद तुम्हारे शरीर में कुछ जान आ जाए। कोमल चिड़िया ने कांपते हुए पंखों से वो टुकड़ा लेना चाहा, तभी उसकी बहू रानी बाहर आती है। अरे ओ तोते, अपना अमरूद अपने पास रखो, ये बुढ़िया ड्रामा कर रही है ताकि इसे मेहनत ना करनी पड़े। जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे पर नोच लूंगी। चीकू तोता चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रानी वो अमरूद उठाती है और अंदर चली जाती है। शाम के समय कोमल चिड़िया का बुखार पड़ जाता है। बबलू बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे किसी वैद्य के पास ले चलो। मैंने तुझे बहुत बड़ी तकलीफों से पाला है, क्या तू मुझे ऐसे तड़पते देखेगा? माँ, अब आप रोज रोज कोई ना कोई बहाना बना लेती हैं। रानी ठीक ही कहती है, अब आप सिर्फ बोझ बन गई हैं। मेरे पास फजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं हैं। बबलू अपनी माँ को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर अपनी पत्नी के साथ घूमने जंगल में निकल जाता है। मासूम चीकू जब जंगल से खेलकर वापस अपने घर आता है तो अपनी दादी की हालत देखकर रोने लगता है। उसने अपने हिस्से का जो भोजन छुपा कर रखा था वो अपनी दादी को देने लगता है। दादू, आप ये भोजन खा लो, आप ठीक हो जाओगी। तभी रानी वहाँ आती है। वो भोजन उठाकर दूर फेंक देती है। खबरदार चीकू, अगर तुमने इस बुढ़िया को कुछ दिया, इसे भूखा रहने दो ताकि इसे एहसास हो मुफ्त का खाना कितना महंगा होता है। तभी जंगल का मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानी चिड़िया अपनी सास का पंख पकड़ते हुए और घसीटते हुए उसे बाहर बारिश में फेंक देती है। आज की रात तुम बाहर रहो, शायद ठंडी हवा से तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। ऐसा कहते हुए रानी घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। सारी रात कोमल चिड़िया बारिश और सर्दी में बाहर पड़ी रहती है। वो बेचारी अपने बेटे को आवाज़ें देती है, लेकिन बबलू अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनता और ना ही दरवाजा खोलता है। वो तो चुपचाप अपने घोंसले में सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। जब बबलू चिड़ा दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो वो अपनी माँ को देखता है। कोमल चिड़िया की आंखें खुली थी और इनमें से जमे हुए आंसू अब भी बह रहे थे। इसके पर अब अकड़ चुके थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। बाबा, दादू बोल क्यों नहीं रही? लगता है वो आसमानों में चली गई हैं, क्योंकि आपने इन्हें खाना नहीं दिया। अपने बेटे की बात सुनकर बबलू के पांव तले जमीन निकल जाती है। इसे अपनी माँ की वो लोरियां और बचपन के दिन याद आए, जब इसकी माँ अपनी नींद कुर्बान करके इसे सुलाती थी। इसे याद आया कैसे इसकी माँ ने अपनी भूख को मारकर इसे पाला था। माँ, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर अंधा हो गया था। आंखें खोलिए माँ। मैं कितना बदनसीब हूँ जो अपनी माँ की कदर न की। देखो रानी, हम जीत गए। अब कोई भी हमसे भोजन मांगकर हमें तंग नहीं करेगा और कोई
बीमार होकर हमसे दवा नहीं मांगेगा। देखो रानी, मेरी माँ खामोश हो गई। अब रानी की आंखों में भी पछतावे के आंसू थे। सारा जंगल इस दिन उदास था। पक्षी जमा हो गए थे। वो सब बबलू और रानी को बुरा भला कहने लगे थे। बबलू चिड़ा अपनी माँ को नदी में बहा देता है, लेकिन इसके पीछे ना इसकी पत्नी थी और ना इसका सुकून। वो जान गया था कि अब चाहे वो सोने के महल भी बना ले, इसे अपनी माँ का आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल के पुराने बरगद के पेड़ पर बिजली कपी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोला था। वो बाहर आंखों पर चश्मा लगाए अपने ग्राहक के इंतजार में बैठी हुई थी। तभी वहाँ से कोमल चिड़िया गुजरती है। अरे चिड़िया बहन, शहाओ, देखो तुमने अपनी हालत कैसी बना रखी है। तुम्हारे पैरों में मट्टी है और आंखों में नींद। आज तो जंगल में महारानी चील की जन्मदिन पार्टी है। अगर तुम ऐसे जाओगी तो सब तुम्हें बूढ़ी दादी समझेंगे। आओ जरा फेशियल करवा लो। कोमल चिड़िया अभी सोच ही रही थी कि तभी तोता अपनी पत्नी को लेकर वहाँ आ जाता है। बिजली, मेरी पत्नी की चोंच पालिश कर दो। जब से पड़ोसन मीना ने नई लिपस्टिक ली है, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। और नहीं तो क्या, चीकू जी, इस मीना का रंग देखा है कैसे चमकती है, और एक मैं हूँ, ऐसे लगता है जैसे कच्ची सब्जी हूँ। बिजली, मुझे ऐसा सुंदर बना दो कि मैं सभी पक्षियों में से हसीन लगूं। अरे तोती बहन, तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आई हो। मेरे पास ऐसा सुंदर मेकअप है, अगर मैं तुम्हें कर दूंगी तो मीना तुम्हारे सामने काली डाइन लगेगी। ऐसा कहते हुए बिजली का भी तोती का मेकअप करना स्टार्ट करती है। बिजली का भी एक कटोरा निकालती है जिसमें लाल मिर्चों का गाढ़ा पेस्ट बना हुआ था, और वो उस लाल मिर्चों के पेस्ट को तोती की चोंच पर लगा देती है। अरे बिजली, ये तुमने क्या लगा दिया है? मेरी चोंच से तो धुआं निकल रहा है। अरे तोती बहन, घबराओ नहीं, ये अंदरूनी चमक बाहर आ रही है। जितना ज्यादा चलेगा तुम्हारी चोंच उतनी ही लाल होगी। तोते, तुम्हारी पत्नी तैयार हो गई है, अब जल्दी से मुझे 2 मीठे फल दे दो। फिर तोता बिजली को 2 मीठे फल देता है और वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया भी तोती की ऐसी हालत देखकर पहले ही वहाँ से भाग जाती है। कबूतर जी, सुना है बिजली ने अपना पार्लर खोला है। आज मुझे भी पार्लर पर तैयार होकर बर्थडे पार्टी में जाना है। बबली, तुम्हें क्या जरूरत है तैयार होने की? तुम तो पहले ही बहुत सुंदर हो। बंटी जी, आप हर बार ऐसा कहकर मुझे टाल देते हैं और खुद तैयार होकर जाते हैं। आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। चलें, अभी चलें। फिर कबूतर अपनी पत्नी को लेकर बिजली के ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाता है। बिजली, मेरी पत्नी को सुंदर सा तैयार कर दो। हाँ हाँ कबूतर भैया, आपकी पत्नी तो पहले ही बहुत सुंदर है। बस इसे काला रंग लगाना है ताकि इसे नजर न लगे। और बिजली, मुझे भी तैयार कर दो। मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि बर्थडे पार्टी में सभी कबूतरियों की नजर मुझ पर ही जम जाए। हाँ हाँ कबूतर भैया, मैं ऐसा ही तैयार करूँगी। बिजली कभी पुराने पेड़ की चिपचिपी गूंद निकालती है और उसे कबूतर के बालों में लगा देती है। कबूतर आईने में देखते हुए अपना सर हिलाने की कोशिश करता है। अरे बिजली, ये क्या, मेरा सर क्यों नहीं हिल रहा? अरे कबूतर भैया, ये बिजली का स्टाइल है। देखना, हवा चलने से भी आपके बाल नहीं हिलेंगे। अब आप जहाँ भी जाएंगे आपका ये हेयर स्टाइल हमेशा ऐसे ही रहेगा। हाय हाय कबूतर भैया और कबूतरी बहन, आप दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपको किसी की नजर न लगे। अपनी तारीफें सुनकर वो पति पत्नी खुश होते हैं और बिजली कपी को अनाज देकर वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर के जाते ही बुलबुल बिजली कपी के पार्लर में पहुँच जाती है। बिजली, मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा सस्ता मेकअप नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी आईब्रोज ठीक करवानी है और मेरे चेहरे पर ऐसा ग्लो होना चाहिए कि जब मैं पार्टी में स्टेज पर गाऊं तो लाइट की जरूरत ना पड़े। मैं आम पक्षियों की तरह नहीं लगना चाहती। अरे बुलबुल रानी, आप तो हमारे पार्लर की VIP कस्टमर हैं। आपके लिए तो मैंने खास
रॉयल फ्रूट फिशल बचा कर रखा है। बिजली कवि एक बाउल में कुछ गले सड़े टमाटरों का एक गाढ़ा लेसदार रस निकालती है। ये देखो बुलबुल बहन, ये खास बेरियां हैं जो सिर्फ पहाड़ों की चोटी पर मिलती हैं। इसे लगाने के बाद आपका चेहरा लाल टमाटर की तरह चमकेगा। ऐसा कहते हुए बिजली कवि एक बड़े ब्रश से बुलबुल के पूरे चेहरे पर वो चिपचिपा लाल रस लगा देती है। बिजली, ये क्या लगाया है? इसमें से तो अजीब सी बदबू आ रही है। अरे बुलबुल, तुम्हें क्या पता, ये बदबू नहीं खुशबू है। ये तो अभी सेट होगी, जैसे ही सेट होगी तो देखना हर तरफ खुशबू ही महक जाएगी। शाम होते ही जंगल में चील महारानी की जन्मदिन पार्टी शुरू हो जाती है। हर तरफ रोशनी थी और जंगल के तमाम पक्षी वहाँ जमा थे। जैसे ही बिजली कवि के खास ग्राहक वहाँ पहुँचते हैं तो पार्टी में सन्नाटा छा जाता है। सभी पक्षी उनको देखकर हंसने लगते हैं। तोती तो चुपचाप बैठी हुई थी। मिर्चों की वजह से उसकी चोंच और बड़ी हो गई थी। चीकू जी, ठंडा पानी लाओ, मेरी चोंच में आग लगी हुई है। कबूतर के सर पर लगी हुई गूंज से अब उसकी गर्दन बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी। वो तो स्टैचू की तरह सीधा खड़ा था, मुड़ भी नहीं पा रहा था। जैसे ही बुलबुल स्टेज पर गाना गाने के लिए आती है तो ढेर सारी मक्खियाँ उसके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। चील महारानी हंसते हुए कहती है, अरे पक्षियों, ये सब क्या तमाशा है? ये सब तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? चील महारानी, ये सब बिजली के पार्लर का नतीजा है। दोस्तों, तुम सब की हालत तो बहुत बुरी है। ताहे बिजली ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट तुम पर ही किए हैं। बिजली, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पंख नोच लेंगे। जिस तरह मेरी चोंच लाल है, तुम्हें भी मार मार कर लाल कर देंगे। ऐसे वो सभी पक्षी गुस्से में चिड़िया को अपने साथ लेकर बिजली कवि के पार्लर पर जाते हैं। अरे दोस्तों, बिजली कवि के पार्लर पर तो ताला है, लगता है वो कहीं चली गई है। चिड़िया, देखो यहाँ कुछ लिखा है, पढ़ो तो। हाँ तोते भैया, मैं पढ़ती हूँ। बिजली ब्यूटी पार्लर आरजी तौर पर बंद है। बिजली अपना ब्राइडल मेकअप करवाने के लिए दूसरे जंगल के शाही पार्लर में गई है। शिकायत की सूरत में वो अगले साल आएगी। ये सब सुनकर सभी पक्षी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। दोस्तों वाह, बिजली ने तुम्हें सिर्फ झटका नहीं दिया बल्कि पूरी तरह शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तुम सब भी कितने नादान थे, दूसरों जैसे बनने के चक्कर में अपनी असलियत ही भूल गए। फिर कबूतर कहता है, चलो दोस्तों, अब पार्लर नहीं, सीधा नदी पर चलते हैं। आज हमें ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं बल्कि गोता लगाने की जरूरत है। फिर सभी पक्षी नदी की तरफ चले जाते हैं ताकि बिजली का मेकअप धो सके। बिजली तो बचकर वहाँ से अनाज कमाकर भाग चुकी थी, लेकिन इस दिन के बाद से जंगल के किसी पक्षी ने भी दोबारा सुंदर बनने की कोशिश नहीं की। खूबसूरती परों के रंगों में नहीं बल्कि दिल में होती है। दूसरों की नकल उतारने से पक्षी सिर्फ तमाशा बनते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल के एक कोने में कोमल चिड़िया का एक हरा भरा खेत था जिसमें इसने मेहनत से मकई की फसल उगाई थी। कोमल चिड़िया का पति परदेस के जंगल में गया हुआ था और पीछे से इसकी सास चिड़िया पर बहुत जुल्म करती थी। अरे ओ कामचोर, यहाँ पेड़ के नीचे बैठी क्या कर रही है? जल्दी जाकर सारे खेत के काम कर। जी माँ जी, मैं तो बस सांस लेने के लिए रुकी थी। सुबह से एक दाना भी नहीं खाया। थोड़ी हिम्मत जवाब दे रही है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं नदी से 2 घूंट पानी पी आऊं। पानी? बाजी वाह, अभी काम आधा भी नहीं हुआ और इसे पानी की पड़ गई। देख रानो, अगर समय पर फसल तैयार ना हुई तो हम सर्दियों में क्या खाएंगे? तेरा पति तो परदेस में बैठा मेहनत कर रहा है और तू यहाँ नखरे दिखा रही है। जब तक तो पूरे खेत में पानी नहीं दे देती, तुझे पानी पीने की इजाजत नहीं है। कोमल चिड़िया रोती हुई फिर से खेतों में काम करने लग जाती है और उसकी सास बैठी चिड़िया पर नजर रखती है। चिड़िया के मकई के खेत के पास एक पेड़ पर बिजली कवि और बादल कवि का घर था। देखो बादल,
इस बेचारी चिड़िया का हाल देखो। इसकी सास ने इसे नौकर बनाकर रखा हुआ है। तपती धूप में इसका रंग भी काला पड़ गया है और हिम्मत भी जवाब दे रही है। हाँ बिजली, मैं भी यही देख रहा हूँ। ये खेत बहुत हरा भरा है। अगर ये खेत हमारा हो जाए तो हमें सारा साल दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। बस हमें इस कोमल को यहाँ से भगाना है। लेकिन बादल जी, ये खेत तो चिड़िया की सास का है। वो बहुत सख्त है, वो हमें ये खेत नहीं देगी। अरे बिजली, हम सास से नहीं बल्कि चिड़िया से खेलेंगे। हम इस चिड़िया को इतना डराएंगे कि ये खेत छोड़कर जंगल से भाग जाएगी। जब चिड़िया चली जाएगी तो इसकी सास को रास्ते से हटाना मुश्किल नहीं होगा। रात होते ही चिड़िया की सास अपने घोंसले में चली जाती है, लेकिन कोमल चिड़िया अभी तक खेतों में बैठी काम कर रही थी। बादल और बिजली चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया बहन, अभी तक तुम यही हो? सुना है इस खेत में रात को साया आता है। तुम्हारी सास तो तुम्हें मार ही डालेगी इससे पहले कि तुम यहाँ किसी बला का शिकार हो जाओ। तुम ये खेत हमें दे दो और अपनी जान बचाकर यहाँ से दूर चली जाओ। बादल भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पति की मेहनत की निशानी है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? पति? अरे वो तो तुम्हें भूल गया होगा। देख लेना कोमल, अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारी सास तुम्हें मार डालेगी या फिर इस खेतों में जो जिन है वो तुम्हें खा जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल चिड़िया को डराकर वहाँ से चले जाते हैं। कोमल चिड़िया भी डरी सहमी वापस अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब कोमल चिड़िया नदी से पानी भरने जाती है तो वहाँ उसे कबूतर, तोता और बुलबुल मिलते हैं। कोमल बहन, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारी आंखें सूज गई हैं और तुम इतनी डरी और सहमी हुई क्यों हो? क्या तुम्हारी जालिम सास ने फिर कुछ कहा है तुम्हें? कोमल चिड़िया रोती हुई अपनी सहेली बुलबुल के गले लग जाती है। तभी कबूतर चिड़िया के सामने एक मीठा फल रखता है। चिड़िया बहन, तुम ये मीठा फल खा लो, तुम्हारे शरीर में जान आ जाएगी। तभी तो तुम हालात का मुकाबला कर सकोगी। हमें सब पता है वो कौवे बहुत बुरे हैं और तुम्हें डरा रहे हैं। वो तुम्हारे खेत पर कब्जा करना चाहते हैं। कबूतर भैया,